गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिश्रम क्लासेज झुंझुनू की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में अपन ने वर्ण विचार पार्ट 2 में देखा था स्वर विभाजन। साथियों, स्वर विभाजन की बात करें तो अपन ने महसूस किया कि स्वरों का विभाजन 5 आधारों पर किया गया था। मैंने आपको 5 आधारों के नाम बताए थे और 5 आधारों पर जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बताने का प्रयास किया था। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया उतना आपने याद भी कर लिया होगा। अब अपन बात करें इन आधारों की, थोड़ा सा हम आपको दोहरान करवाऊं। पहला किया था मात्रा काल, दूसरा किया था उच्चारण, तीसरा किया था ओष्ठावर्ती, चौथा और 5वां हमें याद करना है। इस चौथे और 5वें को याद करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि पक्का इसमें रीट का क्वेश्चन पूछता है। 1 नंबर का रीट हो, एसआई हो, सिलेबस चेंज से पहले पटवार हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछता है। मात्रा काल पेपर ने 3 किए थे, आपके याद है, हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उच्चारण में अपन ने 2 किए थे, निर्नुनासिक, अनुनासिक। ऐसे ही ओष्ठावर्ती में 2 किए थे, वर्तामुखी और अवर्तामुखी, जिसे गोलाकार और अगोलाकार नाम भी दिया था। आज अपन बात करें जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, और 5वां होगा मुखाकृति के आधार पर। तो आज का अपना बिंदु होगा जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वर विभाजन। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वर विभाजन। अब देखो, जो नाम जहां लिखा है वहीं से उसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। जिह्वा का मतलब अपनी जीभ का मतलब अपने पास जो है उसके कितने पार्ट हैं, बोलते समय वह कितनी जगह से क्रियाशील रहती है। आगे का भाग, बीच का भाग, पीछे का भाग। देखो बच्चों, इसके 3 आधार हैं। इस आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। एक का नाम कर दिया, आगे के भाग को बोल दिया अग्र स्वर, बीच के भाग को बोल दिया मध्य स्वर, और ऐसे ही पीछे के भाग को बोल देंगे पश्च स्वर। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके नाम हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद अपना 5वां जो आधार है वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर इसे अपन ने 4 भागों में बांट लिया, और वो 4 भाग हैं। पहला अपन नाम करेंगे इसका संवृत स्वर, दूसरा अपन करेंगे अर्ध संवृत स्वर, तीसरा करेंगे अर्ध विवृत स्वर, और ऐसे चौथा नामकरण रख लेंगे अपन विवृत स्वर। मैं जहाँ तक निगाह पसार के देखूं वहाँ तक इनमें एक क्वेश्चन लगभग चांसों में पूछा गया है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ण विचार में 4 टेबल याद करनी होंगी, जिसमें पहली सारणी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।
इन दोनों भागों के स्वरों को याद करें। वो ही 11 स्वर हैं जो पहले थे, इन 3 भागों में आए थे, यहाँ भी वही आएंगे। याद रखना, इन 2 भागों में री स्वर का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर आगत स्वर आ, जिसको ओ बोलते हैं, आगत स्वर आ बोलते हैं, का प्रयोग किया जाएगा। अपन आगत स्वर आ की चर्चा पहले करें। देखो, एक बार अपन हॉस्पिटल लिखें ऐसे, एक बार अपन हॉस्पिटल लिखें ऐसे। मैं आपसे पूछूं कि वर्तनी की दृष्टि से दोनों में कौन सा शुद्ध है, आपका उत्तर होगा ये शुद्ध है। आपका उत्तर होगा ये शुद्ध है। ऐसे ही अपन प्रारंभिक ध्वनि जो ओ स्वर की सहायता से बन रही है, दूसरा कोई नाम लिखें ओंकार। एक बार इसे ऐसे लिखें, एक बार इसे ऐसे लिखें। इसमें पूछें तो कौन सा सही है, आप कहोगे ये सही है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या है। इसे अपनी हिंदी भाषा में आगत स्वर के नाम से पुकारा जाता है। आगत स्वर के साथ कोई इसे आगत स्वर आ बोल देता है, कोई आगत स्वर ओ बोल देता है। लेकिन इसका काम क्या है, सुनो। देखो, इसकी शर्तें हैं। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा का शब्द, दूसरी बात हिंदी भाषा में उसको ग्रहण कर लिया गया, अपना लिया गया, और सबसे अच्छी शर्त वो शब्द भी क्या हो गया, अपने मूल रूप के साथ प्रचलित हो गया, प्लस प्रारंभिक ध्वनि वो ओ की निकाल रहा है, वहां पर ओ नहीं, अपने आगत स्वर का प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा का शब्द हिंदी भाषा में इसको स्वीकार कर लिया गया, प्रचलन में आ गया, और प्रारंभिक ध्वनि वो ओ की निकाल रहा है, वहाँ आगत स्वर आ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अपन बात करें हॉकी, ये गलत है, हॉकी ये सही है। अपन बात करें फ्रॉक, ये गलत है, फ्रॉक ये सही है। ऐसे बहुत से शब्द जो प्रारंभिक ध्वनि ओ की निकालते हैं, हिंदी भाषा में प्रचलित हो चुके हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, उन्हें आगत स्वर के रूप में ग्रहण, आगत स्वर का प्रयोग करके उसको लिखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ एक बात और अपन याद रखने का प्रयास करेंगे कि जिस भी शब्द के प्रारंभ में आगत स्वर का प्रयोग कर दिया, वह शब्द उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर विदेशज शब्द होगा। वह शब्द उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर विदेशज शब्द होगा। जैसे मैंने बताया कि जिस शब्द के बीच में, शुरू में, मध्य में री का प्रयोग कर दिया, वह उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द होगा। ऐसे जब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द पढ़ेंगे, वहाँ तक बहुत से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुके होंगे। मैं कहूँ हॉस्पिटल कौन सी भाषा का है, आपको उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आपका उत्तर होगा विदेशज। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन 2 भागों में री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके स्थान पर आगत स्वर का प्रयोग किया जाएगा। अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं, इधर संवृत कौन से होते हैं, अर्ध संवृत कौन से होते हैं, अर्ध विवृत कौन से हैं और विवृत कौन से हैं। इसे समझने के लिए देखो, मैं आपको बताऊं, अग्र स्वरों की बात करें, अग्र स्वर हैं ई, ऊ, ऊ। मध्य स्वर हैं ए, ओ, और इसी वार्ता को मैं आपको बाद में सरल करके बताना चाह रहा था, लेकिन बाद में सरल करने से पहले आप पहले कंफ्यूज हो जाओगे।
इसलिए पहले ही इसे अपन सरल तरीके से लेकर चलें। इन दोनों स्वरों के लिए अपन एक टेबल बनाते हैं। जो आज के टाइम में अपन अपने फ़ोन में लूडो खेल खेलते हैं, उस लूडो के आकार की एक टेबल बना लेंगे और इस टेबल से कभी हम इन दोनों के विभाजन को नहीं भूलेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो आपको पेपर से पहले टाइम मिलता है, जिस भी आपकी एग्ज़ाम में वर्ण विचार टॉपिक है, पेपर शुरू करने से पहले आपको जो टाइम मिलता है उस टाइम में भले टेबल पहले बना के छोड़ दो, इससे पक्का क्वेश्चन पूछेगा यदि यह टॉपिक आपके सिलेबस में है, अन्यथा नहीं। सिलेबस में है, आपने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस याद किया, मुख्य एग्जाम में मेरे ये टॉपिक हिंदी के आने हैं, आप ये टेबल पहले बना दो, इससे पक्का प्रश्न पूछेगा। 1 सेकंड में आप उत्तर कर लोगे और कभी भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा। देखो यहाँ लिखेंगे अगर, यहाँ लिखेंगे मध्य और ऐसे लिखा पश्च। इधर अपने कर दिया संवृत, यहाँ कर दिया अर्ध संवृत, यहाँ कर दिया अर्ध विवृत और यहाँ लिख दिया मैंने विवृत। अब शायद आप आगे की भूमिका पहले समझ गए होंगे, क्योंकि ये कोई शकुनी का चौसर तो है नहीं जो आपके समझ में नहीं आए। इस कॉलम में जिन भी स्वरों को लिखा जाएगा वो सारे स्वर अग्र स्वर होंगे। इस कॉलम में जिन भी स्वरों को लिखा जाएगा वो सारे स्वर मध्य स्वर होंगे और इसी प्रकार इस कॉलम में जिन भी स्वरों को लिखा जाएगा वो सारे स्वर पश्च स्वर होंगे। देखो किसी भी कहानी को शुरू करने के लिए एक केंद्र लिया जाता है। अपन इन कॉलमों को भरने के लिए बात शुरू करते हैं कि अर्ध विवृत के मध्य में ए आएगा, अर्ध विवृत के मध्य में ए आएगा। मध्य में ए आ गया, प्रारंभ में कोई सीधा नहीं चलता, इसलिए अपन भी कोने में चलेंगे, कोने में आ गया, पूरा हो गया। यहाँ पर आगे कोई कॉलम नहीं है, अपन ऊपर जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे 2-2 को साथ भेजते हैं, चाहे वो जंगल हो चाहे वो बॉर्डर हो, अपन भी 2-2 को साथ कर देंगे। यहाँ अपन ने ई कर दिया, ऐसे यहाँ पर 2-2 को साथ करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे ऊ कर देंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर ऐ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर औ और आपके आगत स्वर आ को भी अर्ध विवृत या पश्च ही कहा जाएगा। देखो साथियों, इस टेबल से अपन ने याद किया कि संवृत स्वर स्वरों में 4 होते हैं, वो हैं ई ऊ, अर्ध संवृत ए ओ, अर्ध विवृत ए ऐ औ आगत स्वर और विवृत आ। अपन संवृत और विवृत की बात करना चाहें तो विवृत का मतलब होता है कि मुख का बिल्कुल खुल जाना, मुख का बिल्कुल खुल जाना। संवृत का मतलब होता है कि मुख बिल्कुल स्वर की तरह क्या रहेगा, गोल रहेगा, खुलेगा नहीं। अर्ध संवृत का मतलब आधा खुलेगा, अर्ध विवृत का मतलब इन दोनों के बीच की स्थिति खुलेगी। तो अपने पास ये तो है नहीं कोई 100 मीटर है, यहाँ बिल्कुल बंद है, यहाँ पूरा खुल गया, यहाँ 75 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 25 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछ जाएगी। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये करेगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि निम्न में से अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है, आपको ऑप्शन देगा पहला ई, दूसरा ऐ, तीसरा ओ और चौथा आ। पूछा है कि निम्न में से अर्ध विवृत स्वर है, आपको बता कि अर्ध विवृत स्वर ए ऐ औ हैं, इनमें देखें तो आपका उत्तर होगा ऐ। ऐसे ही आपको पूछे कि निम्न में से अर्ध विवृत व अग्र स्वर है, अर्ध विवृत व अग्र स्वर है, तो देखो ई अग्र है लेकिन अर्ध विवृत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? यानी दोनों ही स्थितियों में वो अग्र भी होना चाहिए और अर्ध विवृत भी।
ऐसी स्थिति में आपका उत्तर होगा आई। अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछ सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाओगे। जैसे मैं कहूँ कि निम्न में से पश्च स्वर नहीं है, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर पश्च स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन दूंगा आपको ए, दूसरा ऑप्शन दूंगा आपको ऊ, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाए औ, और चौथा ऑप्शन दिया जाए आ। प्रश्न पूछा है निम्न में से पश्च स्वर नहीं है, आपका उत्तर होगा, देखो वैसे याद करोगे ये चार हैं, ये चार हैं, ये चार है, कन्फ्यूज होंगे। अपन तुरंत अपने टेबल के पास जाएंगे और यहाँ आकर रुकेंगे, टेबल से पूछेंगे कि ए कौन सा है, अगर पूछा क्या है पश्च नहीं है, उत्तर आ गया ए। अब बात करें कि कहीं आगे वाले भी तो ऐसे नहीं हैं, ऊ की बात करें ऊ पश्च स्वर है, औ की बात करें औ पश्च स्वर है, आ की बात करें आ भी पश्च स्वर है। कहने का मतलब है पूरी बात को आप पहचान गए। इसका अगला क्वेश्चन जो पूछता है परीक्षा में वो ये है, और इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अच्छा पूछने का तरीका है क्वेश्चन का। आपसे कहेगा निम्न में से क्रमशः मध्य व अग्र स्वर है। मैंने मध्य व अग्र पूछा है, वो आपको अग्र व पश्च पूछ लेगा, लेकिन क्रमशः का नाम आ गया, आपको याद रखना जो पहले पूछा वो पहले होना चाहिए। चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहला मिलेगा ई ऊ, दूसरा मिलेगा ए और इसके साथ ए, तीसरा मिलेगा ए और ए, चौथा मिल जाए ऊ और आ। प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन एग्जामिनर बहुत अच्छे बनाता है। निम्न में से क्रमशः मध्य व अग्र स्वर है, मध्य स्वर पहले होना चाहिए, आपको पता है मध्य स्वर कौन सा है, ए अकेला। ऑप्शन नंबर 2 में ए तो पहले है, लेकिन बाद वाला देखना है कि वो अग्र है कि नहीं, बाद वाला भी क्या है, अग्र है। यदि आपको ऐसी स्थिति में यहाँ पर ए यहाँ मिल जाए तो आपका उत्तर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए तो मध्य है जो पहले है, लेकिन इसके बाद में क्या है, पश्च है। पूछा क्या है, बाद में क्या होना चाहिए, अग्र होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने हाथ से अपनी कॉपी में एक बार इस टेबल को यहीं बनाओ, उसके बाद अपना वार्ता शुरू करते हैं। साथियों अब देखो, अपन बात करें कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। अपन 1 मिनट में लिख लेंगे। अग्र स्वर इस लाइन में, मध्य स्वर इस लाइन में, पश्च स्वर इस लाइन में, संवृत इधर, अर्ध संवृत ये, अर्ध विवृत ये और विवृत ये। अग्र स्वर कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, ई ऊ। मध्य स्वर 2, ए ओ, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। आपसे पूछे कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं, तो अग्र स्वर हैं 4, वो हैं ई ए ऐ। मध्य स्वर 1, वो है ए। और पश्च स्वर 5 बताए तो भी सही है, 4 बताए तो भी सही है, लेकिन आपको कभी संख्या नहीं पूछेगा, वो है आ, जो पहले उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद ऊ ओ औ, और अपन ब्रैकेट में इस आगत को साथ साथ लेते चलेंगे। ऐसे आपसे पूछे कि संवृत स्वर कौन से हैं, तो आप 4 बताओगे, ई ऊ। अर्ध संवृत कौन से हैं, ए ओ। अर्ध विवृत कौन से हैं, ए ऐ औ और अपना आगत। और विवृत कौन सा है, वो है 1 आ। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, आप समझ जाओगे
मैं कह रहा हूँ कि विवरित का मतलब मुंह का बिल्कुल खुलना होता है। छोटे बच्चे को डॉक्टर दवा पिलाएगा, छोटे बच्चे को बेटा मुंह खोल बार बार नहीं खोलेगा, लेकिन जब कहेगा कि बेटे आ करो, तुरंत वो आ करेगा, आ करते मुंह खुल जाएगा, दवा उसके अंदर डाल दी जाएगी पोलियो वगैरह की। तो इस टेबल से मेरा मानना है कि आप बिल्कुल संतुष्ट रहे होंगे, आपने याद करने का प्रयास किया होगा। ये मेरी गारंटी है कि जिस भी एग्ज़ाम में आपको वर्ण विचार टॉपिक मिलेगा उसमें इस टेबल से पक्का क्वेश्चन पूछना है। मैंने इस टॉपिक के शुरू में आपसे वादा किया था कि मैं आपको 4 सारणियों में 4 क्वेश्चन जो पूछता है वो बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें पहली टेबल पहली सारणी मैंने आपके सामने रख दी है, इसे आप नोट करें। अब थोड़ा सा अपन 2 ही मिनट में आपके अमूल्य टाइम को खर्च नहीं करेंगे, स्वरों की पुनः पूरी बात करें। तो देखो स्टेप बाय स्टेप लेंगे कि वर्णमाला के 44 वर्णों में स्वरों की संख्या थी 11। इन 11 स्वरों में आपने याद किया कि एक क्वेश्चन बनता था, वो था सीधा सीधा आकर री पर। इस री को लेकर मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा का है, तत्सम स्वर बोलते हैं, अशुद्ध स्वर बोलते हैं। इस री के स्थान को आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्वरों का जो विभाजन है वो किया गया है 5 आधारों पर। 5 आधारों पर 5 आधारों की बात अपन ने की तो पहला मात्रा काल आपको समझा दिया, उच्चारण आपको बता दिया, और तीसरा आपको ओष्ठावर्ती भी बता दिया था। मात्रा काल में आपको 3 बताए थे, अग्र स्वर, हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। वहाँ मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि हरिस्व स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, दुगुना नहीं लगता है। बस ये बात याद रखना। 4 संख्या बताई थी हर्ष स्वरों की, ए, ई, उ, री, बाकी रह गए वो दीर्घ थे। ऐसे अपन ने बात की थी नंबर 2 उच्चारण में एक जगह 10 थे, एक जगह 11 थे। यदि 11 बताए तो 11 ठीक है, 11 और 10 दोनों ऑप्शन है, तो आप 10 करके आओ किस में, अनुनासिक में। तीसरा अपन ने बात की ओष्ठावर्ती की। ओष्ठ यानी होठ, वर्ती यानी आकृति, 2 किए थे। होठ गोल होंगे तो वर्तामुखी, नहीं होंगे तो अवर्तामुखी। इसी का दूसरा नाम गोलाकार और अगोलाकार था। उ, ओ, औ, इसको अपन ने वर्तामुखी माना था, बाकी रह गए इन्हें अवर्तामुखी कहा था। चौथा बताया आपको जीवा प्रयत्न के आधार पर, इसमें 3 किए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वरों की संख्या ई, ए, ऐ, मध्य स्वरों की संख्या ए, पश्च स्वरों की संख्या मैंने आपको लिख के बता दी। ऐसे मुखाकृति के आधार पर 4 बाकी हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। ये मैंने आपको सारा लिख के बता दिया। लेकिन किसी भी चीज़ का एक तरीका होता है। डॉक्टर दवा देता है, ये टैबलेट सुबह लेनी है, ये शाम को आधी लेनी है, ये दोपहर में ठंडे पानी के साथ लेनी है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि पूरी को एक साथ लेकर 5, 7, 10 टैबलेट लेके ठीक हो जाओ। इसी डॉक्टर की भाषा में मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ संवृत है तो आप भी संवृत लिखोगे बार बार, यहाँ विवृत तो विवृत लिखोगे। यदि एक नाम भी आपने दायां बायां कर लिया, संवृत की जगह अर्ध संवृत, अर्ध संवृत की जगह संवृत, अग्र की जगह मध्य, मध्य की जगह अग्र, तो आप अपना 1 नंबर का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन इस टेबल को आधार मानकर खो दोगे। ऐसी जिम्मेदारी खुद की रहेगी, इसमें मेरा को कल न कोई दोष आप नहीं दोगे। बेहतर है आप याद करो तो अग्र मध्य पश्च इस इधर लिखो, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत यहाँ लिखो। अब आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन मैं आपको इस टेबल का और बताऊं, मतलब मेरा कहने का मतलब यदि आपने स्वरों के विभाजन को समझा है तो आप एक ही सांस में, बुजुर्ग लोग कहते हैं वैसे एक ही सांस में 100 क्वेश्चन बना सकते हो। आपके समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने देखो रखने का प्रयास करूं और उस क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। आपसे कहेगा किस विकल्प के सभी स्वर संवृत नहीं हैं। किस विकल्प के सभी स्वर संवृत स्वर नहीं हैं। पहली बात तो नहीं को यहीं साथ लेकर चलेंगे अपन। आपको ऑप्शन देगा ई, ए, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया उ और ई। तीसरा ऑप्शन दिया उ, ई और
ये बड़ा ऊ। चौथा ऑप्शन आपको दिया ए, ई और ऊ। आपसे पूछा किस विकल्प के सभी स्वर संवृत स्वर नहीं हैं। हमें पता है कि संवृत स्वर ई, ऊ हैं। यहाँ से देख लेंगे ई है, बड़ी ई है और ए नहीं है। अगला ऊ है, बड़ा ऊ है और ई भी है। तीसरा ई ऊ भी है, ई भी है, बड़ा ऊ भी है। चौथा ए फिर नहीं है, ई है, ऊ है। ऐसी स्थिति में आपसे कहेगा नंबर 1, मैं यहाँ लिखूं, आपको कहेगा केवल एक सही है। दूसरा कहेगा 2 व 3 सही है। तीसरा कहेगा 1 व 4 सही है। और चौथा कहेगा सभी सही हैं। साथियों, अपन यहाँ पर अपना टिक लगाएंगे कि ये है और ये है, यानी यहाँ ए है जो वो संवृत नहीं है, यहाँ भी ए संवृत नहीं है। कहने का मतलब अपने हिसाब से दोनों ये क्या हैं, गलत हैं। लेकिन पूछा क्या है, ये कह रहा है कि 2 व 3 सही हैं, यहाँ कह रहा है कि 1 और 4 सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि चाहे यहाँ वो सही हो चाहे यहाँ वो गलत हो, क्वेश्चन की भाषा के अनुसार आपको उत्तर देना है। इसमें सबसे अधिक गलत क्वेश्चन विलोम शब्दों में करवाता है कि कौन सा विलोम युग्म संगत है और कौन सा विलोम युग्म असंगत है। बहुत अधिक आपको समस्या में न डालकर मैं बताना चाहूँ कि आप इसका उत्तर कौन सा करोगे, 1 और 4 सही है, जबकि 1 और 4 क्या हैं, गलत हैं। लेकिन सही कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है 1 और 4 ही के सभी विकल्प संवृत नहीं हैं, इसलिए आपका उत्तर होगा 1 और 4 सही हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप खुद देखोगे। और आज की क्लास में मैं उम्मीद करूं कि मैंने आपको वर्ण विचार की रूपरेखा होने के बाद 3 पार्टों में स्वर समझाने का प्रयास किया, कंप्लीट स्वर। इस स्वर को लेकर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। माँ शारदे से मैं यही विनती करूँगा कि आपको इतनी शक्ति दें कि क्वेश्चन की भाषा को आप पढ़ सको। यह मेरा वादा है। यदि क्वेश्चन की भाषा को पढ़कर आपने उत्तर दिया तो आपका हिंदी का प्रश्न गलत नहीं होगा, आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। कल की क्लास में अपन वार्ता शुरू करेंगे, वो होगी अपनी व्यंजनों पर। व्यंजन शुरू करेंगे, पहला पार्ट। धन्यवाद।